तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 99 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने अपने 3 एवनली फिल्म से बने हुए एंग्री बुदल लोटस को हैंगपैंग पर छोड़ दिया था, यानी कि साउयन ने अपनी एंग्री बुदल लोटस से हैंगपैंग पर अटैक कर दिया था, जिससे हैंगपैंग की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी और उसके एक हाथ भी ब्लास्ट हो चुके थे। और अब अगर हैंगपैंग अपनी इस इंजरी से रिकवर हो भी गया तो वो फ्यूचर में बिल्कुल क्रिपल हो जाएगा और वो इस लेवल से आगे जा ही नहीं पाएंगे। अब हैंगपैंग की कुत्ते वाली हालत को देखकर सभी के लोग और हैंगपैंग के बाकी के साथी जो कि पहले से ही डरे हुए थे, तो अब वो हैंगपैंग की हालत को देखकर डर के मारे पेन में ही सुसु कर दिए थे। और इधर वॉर्लिंगसन हैंगपैंग की हालत को देखकर सोचता है कि अगर इसके जगह पर मैं होता तो मेरी हालत शायद हैंगपैंग से भी बुरी होती। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए बुद्धिसोरी ट्रांसमिशन सलाइवा मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये छोटा लड़का साउयन बहुत ही ट्रबल समय है। और अब इधर हम देखते हैं मोतियांग को, जो कि उस माउंटेन पर से हैंगपैंग की ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर आ चुका था। और जब वॉर्लिंगसन मोतियांग को यहाँ पर देखते हैं तो वो मोतियांग की तरफ देखते हुए मोतियांग से कहता है कि शेख लीडर तुम वाकई में केयरफुल रहे और तुम्हारी केयरफुलनेस की वजह से आज तुम अच्छे खासे इस मामले से दूर रहे और बच गए साउयन से। अब वॉर्लिंगसन की ये बात को सुनकर मोतियांग ने कोर्ट स्माइल करके वॉर्लिंगसन से कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है साउयन का ये फायर लोटस ये साउयन का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड नहीं है। अभी तो इसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड रिवील ही नहीं किया, क्योंकि ये फायर लोटस कभी भी ऑल राउंड डिमन बोझ से स्ट्रॉन्ग बंदे को इंजर नहीं कर सकता। जरूर साउयन के पास इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग दाव टेक्निक है। और गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि साउयन के पास वो दाव टेक्निक कौन सी है जिससे उसने ऑल राउंड डिमन बोझ का भी पिसाब निकाल दिया था। अब मोतियांग की ये बात को सुनकर वॉर्लिंगसन की आंखें फटी जाती है और वो अपने दिल में सोचता है कि यार बुद्धिस्टबॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को मारो गोली, अगर मेरे पास जीने के लिए लाइफ ही नहीं होगी तो बुद्धिस्टबॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर क्या मैं अपने गाय में डालूंगा। और अब इधर हम देखते हैं साउयन को, जो कि हैंगपैंग पर एक और अटैक करने के लिए जाने लग गया था, मगर इससे पहले कि साउयन उस पर अटैक कर पता लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से पहले ही एक्ट करती है और वो लाइट की स्पीड से हैंगपैंग के सर पर अपेयर हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिटिल फेई डॉक्टर ने साउयन के एंग्री बुदल लोटस पर अपना हल्का सा ब्लड लगा दिया था, तो इसीलिए लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर हैंगपैंग के सर पर अपेयर होकर कहती है कि ब्लड पुलिस। अब लिटिल फेई डॉक्टर के ये कहते ही हैंगपैंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ ही उसके बॉडी पर बहुत ही ज्यादा ब्लड अपेयर होना भी स्टार्ट हो गया था। अब ये देखकर हैंगपैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पॉइजन का यूज किया। मगर लिटिल फेई डॉक्टर बड़े ही आराम से हैंगपैंग को देखते हुए अपनी सिर्फ उंगली को हैंगपैंग के माथे पर जोर से प्रेस करती है, जिसके साथ ही हैंगपैंग बहुत ही ज्यादा दर्द में जोरों से चीखता है। और अब हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर की फिंगर जैसे ही हैंगपैंग की माथों पर लगती है तो हैंगपैंग की आंखें बाहर को आ जाती है और उसकी पूरी बॉडी फूल कर किसी गुब्बारे की तरह हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद ही उसका सर और उसका पूरा बॉडी ही फट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं हैंगपैंग की सर को, जो कि सबसे पहले जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और हैंगपैंग के बाकी की बॉडी एक माउंटेन रॉक पर जाकर के गिर गई थी। अब ये सब देखकर सभी के लोग खामोश थे और वो सभी सोच रहे थे कि वो हैंगपैंग जो कि थोड़ी देर पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था, इसकी एंडिंग इस तरह से होगी क्या ये इस तरह से फटने के बाद अभी भी जिंदा है कि नहीं। अब सभी के लोग ये सब सोच ही रहे थे तो दूसरी तरफ हैंगपैंग के उन बॉडी के टुकड़ों में से थोड़ी सी स्पिचुलेशन बाहर निकलती है और वो चुपके से वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। और अभी के लिए हैंगपैंग की इस स्पिचुलेशन के बारे में किसी को भी नहीं था पता चला। और दूसरी तरफ जैसे ही हैंगपैंग के स्पिचुलेशन वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने अपना साउयन अपेयर हो जाता है। और फिर साउयन जल्दी से हैंगपैंग की उस स्पिचुलेशन को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे पकड़कर साउयन कहता है कि सीनियर, अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट तैयार की है भाला वो मैं तुम्हें कैसे दे पाऊंगा। और इसके साथ ही साउयन हंसने लगता है। अब साउयन की ये बात को सुनकर और साउयन को हंसता हुआ देखकर हैंगपैंग पूरी तरीके से डर गया था और वो अपनी पूरी कोशिश करने लगता है साउयन के हाथों से अपने आप को बचाने के लिए। और अभी के लिए हैंगपैंग खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो खुद को बचा नहीं था पा रहा साउयन के हाथों के पकड़ से। और फिर इसके साथ ही साउयन हैंगपैंग की इस स्पिचुलेशन की स्पीड को बड़े गौर से देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा फेल हो चुकी थी। और इसके साथ ही वो सोचता है कि ये हैंगपैंग ये बहुत ही बड़ा कमीना है, इसने एक्चुअली में खुद को बचाने के लिए अपनी सारी स्पिचुलेशन को पीछे छोड़ दिया ताकि हमारा ध्यान उसी पर लगा रहे और ये अपनी छोटी सी स्पिचुअल इम्प्लांट की मदद से वो यहाँ से बचकर भाग पाए। और इसका ये छोटा सा स्पिचुअल इम्प्लांट किसी के भी नजर में नहीं आया। ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर था और मैंने इस चीज को सेंस कर लिया, वरना आज तो हैंगपैंग तुम यहाँ से बचकर निकलने वाले थे। और अब इसके साथ ही साउयन अपनी स्टोरिंग में से एक जेट की बोतल बाहर निकालता है और फिर वो हैंगपैंग की स्पीड को अपनी फ्लेम से पकड़ लेता है और अपनी फ्लेम से हैंगपैंग की स्पीड को हर तरफ से लपेट कर अपनी उस जेट की बोतल में कैद कर लेता है और उस जेट की बोतल के ऊपर अपनी जेट गिलिंग फ्लेम से एक सील बना देता है, जिससे हैंगपैंग बाहर नहीं आ पाएगा। अब ऐसा करके फिर साउयन कहता है कि सीनियर, बस एक बार ये सारे मामला हल हो जाए, फिर मैं इसके बाद तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर साउयन उस जेट की बोतल को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और इधर हैंगपैंग की इस तरह की किस्मत को देखकर सभी के लोग, जो कि हैंगपैंग के साथी थे, वो कहते हैं कि शुक्र है कि हमने साउयन के साथ कोई पंगा नहीं किया और ना ही इस फाइट में कोई इंटरफेयर की, वरना हमारी हालत भी हैंगपैंग की तरह होता। और अब दूसरी तरफ साउयन हंसते हुए वॉर्लिंगसन की तरफ देखता है और वॉर्लिंगसन साउयन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर वो थोड़ा बहुत डर गया था और अभी उसकी बॉडी में उसकी दाव की क्वाइटली सर्कुलेट होने लग गई थी और वॉर्लिंगसन बस फाइट के लिए तैयार हो ही चुका था। लेकिन इसके साथ ही साउयन कहता है कि ओल्ड मिस्टर हिंग, आज के दिन मैं आपको माफ करता हूँ और जो भी हुआ मैं उसे पीछे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे और ना ही मेरे अगेंस्ट आएंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी फ्यूचर में अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब वॉर्लिंगसन साउयन की
ये बात को सुनता है तो उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और अभी वो सालियन की ये थ्रेट को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा भी चुका था। और दूसरी तरफ लिटिल फेई डॉक्टर और फर्स्ट लेयर सुकैन वर्लिंगसन को दोनों तरफ से घेर भी लिया था, जिसे देखकर वर्लिंगसन समझता है कि पहले तो फर्स्ट लेयर सुकैन ही मेरे लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और अगर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर ने भी इसके साथ मिलकर मुझसे फाइट की तो मेरी हालत कुत्तों से भी बदतर हो जाएगी। अब जैसा कि वर्लिंगसन की रास्ता दोनों तरफ से बनता तो वर्लिंगसन बीच में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उधर मोतियांग जिंग आकर उसका तीसरा रास्ता भी ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर वर्लिंगसन मोतियांग जिंग की तरफ देखते हुए मोतियांग जिंग से कहता है कि ये बूढ़ा तो बहुत ही ज्यादा सेमलेस है, इसे तो जरा भी शर्म नहीं, ये तो मेरे ही खिलाफ जा रहा है। अब जैसा कि वर्लिंगसन तीनों तरफ से घिर चुका था तो वो लाचार होकर सालियन से कहता है कि मिस्टर पापा सालियन, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया और आप मुझे ब्लेम ना करना, क्योंकि हैनफैंग ने मुझे इस चीज पर फोर्स कर दिया था पूरी तरह से, जिसकी वजह से मुझे इसके साथ मिलना पड़ा। अब यह कि लाइट दुजुनबल का एंसेस्टर सालियन से इतने प्यार से बात करता है तो सभी के बाकी के एक्सपर्ट सालियन के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करता है, क्योंकि उन्होंने सालियन की स्ट्रेंथ को नोटिस कर लिया था और अभी अपने आंखों से देख भी लिया था और ये भी देख लिया था कि सालियन की स्ट्रेंथ के सामने है कि लाइट दुजुनबल का एंसेस्टर सालियन से इतने प्यार से बात करने पर मजबूर हो गया। और इधर सालियन भी वर्लिंगसन की ये बात को सुनकर एक स्माइल कर देता है और अभी वो वर्लिंगसन को किल नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वर्लिंगसन से फाइट करेंगे तो वर्लिंगसन फिर अपनी आखिरी हद तक लड़ेगा। अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करेंगे तो फिर भी वो मरेंगे जरूर ही, लेकिन इससे सालियन के साइड पर भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। और ये मोतियांग जिंग जो कि अभी के लिए सालियन के साइड पर हो गया है, हो सकता है कि सालियन के ग्रुप के कमजोर हो जाने के बाद ये उल्टा ही कहीं सालियन पर अटैक न कर दे। इसलिए अभी सालियन वर्लिंगसन से कहता है कि ठीक है, मैं आपको यहाँ से जाने देता हूँ, मगर वर्लिंगसन क्या आप अभी भी सलाइवा के बारे में ख्वाब देखते हैं? जिसके साथ ही वर्लिंगसन हंसते हुए सालियन से कहता है कि इस तरह का ट्रेजर किसी ताकतवर इंसान के पास ही होना चाहिए, जिसके पास कोई ना कोई एबिलिटी हो। तो छोटे दोस्त, जैसा कि आपके पास ये पावर है और ये एबिलिटी है तो ये बुद्धिश्वर डिटेंशन सलाइवा आपके पास ही होना चाहिए। मैं इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा और ना ही मैं इस बुद्धिश्वर डिटेंशन सलाइवा के बारे में कभी सोचूंगा। मगर फिर इसके साथ ही वर्लिंगसन मोतियांग जिंग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो कि बहुत ही बड़े कमीने हैं, जो कि पैसा और चीज दोनों एक साथ ही हासिल करने की ख्वाब देखता है। और अभी के लिए वर्लिंगसन मोतियांग जिंग का मजाक उड़ा रहा था सालियन के सामने। अब वर्लिंगसन की ये बात को सुनकर मोतियांग जिंग वर्लिंगसन पर गुस्सा नहीं करता, वो एक हल्की सी स्माइल करके उसे कहता है कि वॉल फैलो, तुम्हें मेरे साथ अभी पंगा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो बुद्धिश्वर डिटेंशन सलाइवा मेरे पास नहीं बल्कि मिस्टर सालियन के हाथों में है। अब इधर इन दोनों की इस तरह की बहस को सुनकर सालियन एक हल्की सी स्माइल कर देता है और फिर इधर मोतियांग जिंग सालियन से कहता है कि लिटिल फ्रेंड, मैंने आपकी एग्रीमेंट के मुताबिक वैसा ही किया और ना ही मैंने हैनफैंग का साथ दिया, तो क्या आप वो चीज मुझे मिल सकती है जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो सके? जिसके साथ ही सालियन लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ इशारा करता है और लिटिल फेई डॉक्टर फिर मोतियांग जिंग की तरफ एक जेट की बोतल को फेंक देती है, जिसको मोतियांग जिंग आगे बढ़कर रिसीव कर लेता है। और उस जेट की बोतल को रिसीव कर लेने के बाद मोतियांग जिंग उस जेट की बोतल को थोड़ा बहुत इंक्वायरी भी करता है और एट द एंड जब वो उस बोतल को खोलता है तो उस जेट की बोतल में रेस ब्राउन कलर की मेडिसिनल पाउडर मिलती है। और अभी वो उस बोतल को लेने में केयरफुल इसलिए था क्योंकि अभी अभी उसने हैनफैंग की बॉडी को फटते हुए अच्छे से देखा था पॉइजन की वजह से, जो कि लिटिल फेई डॉक्टर का था, इसलिए वो थोड़ा बहुत डर भी रहा था कि कहीं ये कोई ट्रिक ना हो लिटिल फेई डॉक्टर की। लेकिन अब उसका बेहेमोट डर भी खत्म हो गया था और उसे अपने बेटे के लिए एंटीडोट भी मिल चुका था। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर मोतियांग जिंग को कहती है कि इस मेडिसिनल पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर अपने बेटे को 1 से 2 महीने तक दो, देखना तुम्हारा बेटा उस पॉइजन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो कि मैंने दिया था। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर मोतियांग जिंग आगे बढ़कर लिटिल फेई डॉक्टर को विजिट करके कहता है कि थैंक यू, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन लिटिल फेई डॉक्टर मोतियांग जिंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये कमीना बुढ़ा बहुत ही ज्यादा हरामी है जो कि टाइम आने पर अपने साथी को भी छोड़ सकता है। अब इसके साथ ही मोतियांग जिंग को वहाँ से भेजने के बाद सालियन की नजर डिमन फिल्म बेली पर पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से शमशान घाट बन चुका था। और अब जैसा कि सालियन ने डिमन फिल्म बेली के हेड पर को खत्म कर दिया है और उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को भी मार दिया है, तो अब आने वाले टाइम में डिमन फिल्म बेली ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। और अब इधर हम देखते हैं सालियन के सभी के साथ ही सालियन को बीट करके सालियन के इस विक्ट्री पर उसे कंग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर सालियन एक हल्की सी स्मेल कर देता है। और इसके साथ ही वो अपने बड़े भाई सावली को देखता है, जिस पर सावली सालियन को कहता है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डिमन फिल्म बेली के इंटरेस्ट पर छोड़ दिया है और कोई भी डिमन फिल्म बेली का बंदा यहाँ पर से बचकर भाग ही नहीं पाएगा। अब सावली की ये बात को सुनकर सालियन भी अपना सर हाँ मिला देता है, क्योंकि अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में काइंडनेस नाम की कोई भी चीज नहीं। और अगर डिमन फिल्म बेली में थोड़े बहुत लोग भी बच गए तो आने वाले टाइम में इनर एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा खतरा होगा। इसलिए सालियन चाहता था कि इस तरह की हिडन डेंजर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। और अब इधर दूसरी तरफ सावली सालियन से बातें करते हुए आगे बढ़ता है और वो अपने साथ सुमी और बाकी के दूसरे एक्सपर्ट्स को भी इंस्ट्रक्शन देता है। और इधर बाकी के लोग जो कि हैनफैंग और डिमन फिल्म बेली के काफी अच्छे साथी थे, वो सभी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ गए थे और उसे ये भी समझ में आ गए थे कि अब डिमन फिल्म बेली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और वो सोचता है कि उन्हें आने वाले टाइम में बस जेनन एकेडमी और साउ गेट से इस चीज का कोई भी इवेंट्स नहीं लेना और ना ही इनसे कोई पंगा करना है, क्योंकि साउ गेट और जेनन एकेडमी का पावर बहुत ही ज्यादा है। अब इधर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को काम पर लगाने के बाद सावली बाकी के साथियों से कहता है कि जल्दी से डिमन फिल्म बेली की रियून्स को ढूंढो, क्योंकि डिमन फिल्म बेली काफी सालों से इस ब्लैक कॉर्नर जोन में है और ये एक बहुत पुरानी फाउंडेशन है, तो इसलिए डिमन फिल्म बेली के स्टोर्स में बहुत सारे मेथड की मेथड दाउ टेक्निक्स और वेपन्स भी होंगे जो कि काफी ज्यादा रेयर और कीमती भी हो सकते हैं। और अब हो सकता है कि ब्लैक कॉर्नर जोन में इन चीजों के लिए लोगों में फाइट भी स्टार्ट हो जाए। और अब सावली के ऑर्डर्स पर बहुत सारे एक्सपर्ट डिमन फिल्म बेली
वैली में ट्रेसर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, मगर उन्हें उस डीमन फ्लेम वैली से कुछ भी नहीं मिलता। और इधर सालियन भी डीमन फ्लेम वैली के ट्रेसर्स और यूज में ला करके देखता है, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब सालियन और सलन का ग्रुप हेल्पलेसली डीमन फ्लेम वैली के रूम से बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने यहाँ पर के सभी चीजों को मूव करके कहीं और छुपा दिया है। अब सालियन ये सब कह ही रहा था, मगर तभी उसकी नजर लिटिल गर्ल जिया पर पड़ती है, जो कि अपने हाथ बांधे बड़े आराम से खड़ी थी। और फिर इसके साथ ही सालियन लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखकर उसे हंसते हुए कहता है कि छोटी लड़की, तुम्हारी एबिलिटी तो ट्रेसर को ढूंढना है, क्या ऐसा ही है ना? अब सलन की ये बात को सुनकर लिटिल गर्ल जिया मुंह बनाते हुए गुस्से में सलन से कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरी याद अभी आई है। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर सलन हंसने लगता है और वो लिटिल गर्ल जिया की थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है, जिस पर लिटिल गर्ल जिया मान भी जाती है और वो बहुत ही खुश भी हो जाती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है। और अभी के लिए उसे डीमन फ्लेम वैली के सारे ट्रेसेस का पता चल चुका था और वो एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है, जिसको साउयन, साउली और बाकी के लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। और अभी लिटिल गर्ल जिया सूंघते सूंघते डीमन फ्लेम वैली के बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में चली गई थी और वहाँ पर लिटिल गर्ल जिया एक बड़ी सी रॉक के सामने आकर रुक गई थी, जिस पर साउयन और बाकी के लोग भी रुक जाते हैं। और अभी के लिए वो लोग उस रॉक को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर से कोई भी चीज महसूस नहीं थी हो रही। और वो सभी लिटिल गर्ल जिया को शक की नजरों से देखने लगते हैं कि शायद लिटिल गर्ल जिया उनसे कोई मजाक कर रही है। अब लिटिल गर्ल जिया जब सबको देखती है कि उन्हें उस पर कोई भी यकीन नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा आंखों अंदाज में उस रॉक के पास जाकर उस रॉक में एक जोरदार मुक्का दे मारती है, जिससे वो रॉक टूट जाती है और एक बहुत बड़ी टनल बन जाती है। अब जब सालियन और बाकी के लोग ये सब देखते हैं तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और सालियन ये सब देखकर हंसते हुए कहता है कि तो वो सारी चीजें यहाँ इस टनल में है। ये छोटी लड़की इसका ट्रेसर ढूंढने का मेथड बहुत ही ज्यादा अनोखा है। अब इसके साथ ही सालियन लिटिल गर्ल जिया को खींचकर अपने पीछे कर लेता है और वो डायरेक्टर फर्स्ट लेयर सूकेन और साउली की तरफ देखकर हमें सर हिला देता है, जिससे वो सारे लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं और अपनी दावकी को बाहर निकाल लेते हैं और इसके साथ ही वो उस टनल में एंटर हो जाते हैं। और अभी के लिए उन्होंने ये फीट कर ली थी कि कहीं केव में कोई चीज ना हो जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। अब जैसे ही वो लोग उस केव में आगे बढ़ते हैं तो उस केव में मैजिकल बीच की कुछ स्ट्रैंड्स देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अभी उन सब में से सबसे आगे फर्स्ट लेयर सूकेन थे, जिन्होंने वर्ल्डिंग सैंड से फाइट के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट नहीं था किया। बाकी सब तो फाइट करके एडजस्ट हो चुके थे, इसलिए फर्स्ट लेयर सूकेन उस केव में सबसे आगे थे। और अब उस केव में थोड़ा आगे जाने पर वो सभी एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और उस दरवाजे को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन तभी लिटिल गर्ल जिया आगे बढ़कर कहती है कि मैं इसको जरा चेक करती हूँ कि ये है क्या चीज। अब लिटिल गर्ल जिया अपनी नन्ही मुन्नी खूबसूरत हाथों से उस दरवाजे को तोड़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले साउयन लिटिल गर्ल जिया की उस नन्ही मुन्नी खूबसूरत हाथों को पकड़कर खींच लेता है और वो कहता है कि छोटी लड़की, तुम यहाँ पर चीजों को तोड़ने के लिए आई हो क्या? और फिर इसके साथ ही साउयन फर्स्ट लेयर सूकेन से कहता है कि हमें यहाँ पर केयरफुल होना होगा, हो सकता है कि इस प्लेस में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो कि हमें नुकसान पहुंचा दे। और फिर फर्स्ट लेयर सूकेन अपनी हाथों को अपनी दावकी से कवर करके उस डोर पर दे मारता है, जिससे वो डोर चुरा चुरा हो जाता है। अब जैसे ही वो डोर टूटता है तो अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर निकलती है, मगर साउयन उस लाइट में जरा गौर से देखता है जिसमें उसे कुछ नजर आती है और वो फर्स्ट लेयर सूकेन से कहता है कि फर्स्ट लेयर जल्दी से केयरफुल हो जाए, वहाँ पर कुछ है। अब जैसे ही साउयन ये कहते हैं तो कोई चीज फर्स्ट लेयर सूकेन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, मगर फर्स्ट लेयर सूकेन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक हाथ के इशारे से ही उसे दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं उस मैजिकल बीच को, जो कि फर्स्ट लेयर सूकेन ने दूर फेंक दिया था, जिसे देखकर फर्स्ट लेयर सूकेन कहता है कि ये तो एक 2 लेवल का मैजिकल बीस्ट है जो कि यहाँ पर गार्ड कर रहा था। मानना पड़ेगा ऑलराउंड डीमन घोस्ट को ट्रेजर्स को गार्डिंग करने के लिए 2 लेवल के मैजिकल बीस्ट को रखा है। अब साउयन भी उस मैजिकल बीस्ट को देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा वीक है। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं साउयन और फर्स्ट लेयर सूकेन और बाकी के साथी को, जो कि एक बियर हाउस में पहुंच गए थे, जहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के सभी के ट्रेजर्स पड़े हुए थे। और उस बियर हाउस में बहुत सारी कैबिनेट्स भी बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल्स, रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। और इधर साउयन उस बियर हाउस में बहुत सारे स्क्रॉल और टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि लगता है कि डीमन फ्लेम वैली ने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठी करके रखी हुई है, ये इन डील बहुत ही ज्यादा अच्छी कलेक्शन है। और इधर साउली भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बुक थी जहाँ पर स्वान क्लास लो लेवल दाउ टेक्निक भी पड़ी हुई थी। और इधर साउयन को कोई भी स्वान क्लास दाउ टेक्निक या की मेथड से फर्क नहीं था पड़ रहा, मगर डीमन फ्लेम वैली ने जो इतने सालों में कलेक्शन की थी की मेथड और दाउ टेक्निक्स की, साउयन उसे देखकर हो रहा था हैरान। और अब इधर हम देखते हैं उस मैजिकल बीस्ट को, जो कि एक स्नेक था जिनको की थोड़ी देर पहले फर्स्ट लेयर सूकेन ने मारकर कोमा में पहुंचा दिया था। वो मैजिकल बीस्ट अपनी कोमा में से बाहर आकर जब वो देखता है कि ये सारे लोग बिना किसी खौफ के इस बियर हाउस में लूट मार करने के लिए आ गए हैं, जो देखकर वो मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही लूट मार करते हुए? तुम लोगों को पता नहीं ये वीडियो खत्म हो गया है, तो लूट मार को छोड़ो यार, पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू, खाओ पियो और मस्त रहो।